हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अंकुश ठाकुर गाइज एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और आज भी हम कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड सीक्रेट सोसाइटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स। आज मैं आपको थोड़ा आपके जो सिलेबस है उससे एक हटके चीज बताने वाला हूं दोस्तों। देखो, अभी तक हमने 1930 तक अपना सफर पूरा किया कि 1930 तक मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हो रहा था, क्या कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चल रहा था, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हमने ये चीज देखा कि हम पॉलिटिकल तरीके से देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिशर्स थे लड़ रही है उन्हीं के बनाए हुए कानून को फॉलो करते हुए, जिसमें गांधी जी थे, नेहरू जी थे और भी हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं वो शामिल थे। लेकिन दोस्तों, जिस देश में हम लोग रहते थे यहाँ पर कुछ हमारे, जिनको आज के नाम पर हम फ्रीडम फाइटर के नाम से जानते हैं, लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, ये जो लीडर्स थे, ये जो लोग थे, इनको भी हम कहीं ना कहीं लीडर का मैं इनको टाइटल जरूर देना चाहूंगा, बिकॉज इनका भी कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हाई लेवल पर रखा गया है। इन लोगों की जो सैक्रिफाइसेस हम इंडियंस के लिए हैं वो हम भुलाए नहीं भूलते हैं और ऑफ कोर्स इनको हमें याद भी रखना चाहिए। ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका जो तरीका था वो बिल्कुल हटके था। ये लोगों का ये मानना था कि नहीं, ब्रिटिशर्स जो हैं ये बाहर के लोग हैं, ये हमारे देश के लोगों को गुलाम बनाए हुए रखे हैं, तो इनसे आज़ादी लेना जो है वो हम लेंगे, लेकिन रिवोल्ट करके, इनके खिलाफ होके, बंदूक उठा के। तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारी थी जो कानूनी तरीके से अपनी आजादी की जो है वो लड़ाई लड़ रही है, जो ब्रिटिशर्स के बनाए को जो है कानूनी तरीके से हराना चाहती थी कि आप हमें पॉलिटिकल सिनेरियो देखो, जो भी वो लोग कर रहे थे वो बड़े ही पीसफुल तरीके से, जैसे गांधी जी का जो मीन्स आप देखोगे पीसफुल प्रोटेस्ट से था। लेकिन यहां पर एक सेक्शन सोसाइटी ऐसी भी थी जिनका यह मानना था कि अंग्रेजों से हुकूमत अगर आपने छीननी है या उनसे अपनी गवर्नमेंट छीननी है या आप अपने देश को सही तरीके से आज़ाद बनाना चाहते हो तो आपको भी उन जैसा बनना पड़ेगा। जो उन्होंने हमारे साथ किया, उन्होंने कभी कतराया नहीं हमारे लोगों को मारने से, उन्होंने कभी यही नहीं सोचा कि ये इंडियन है इसको गोली नहीं मारनी है। आप देख लो, आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 देख लो, आप फर्स्ट बंगाल की वॉर देख लो, प्लासी की वॉर देख लो, आप लोग बक्सर की वॉर देख लो, मैसूर की वॉर देख लो, मराठास के साथ वॉर है, सिख के साथ वॉर है, इतनी सारी वॉर्स हुई हैं दोस्तों। एंड इन सब वॉर्स में ब्रिटिशर ने किया क्या, तब उन्होंने नहीं सोचा हम इंडियंस के बारे में। तो ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा था जो उनका मानना था कि नहीं, अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें भी अंग्रेजों जैसा बनना पड़ेगा, हमें भी बंदूक उठाकर जो है लड़ना पड़ेगा। जब आप अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हो आपको कहा जाता है टेररिस्ट। टेररिस्ट नहीं, मिलिटेंट कहा जाता है आपको, ठीक है। सो बेसिकली दीज ऑल आर द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रिकॉर्ड्स। ब्रिटिशर्स ने जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी थी अपने इंडिया में, हमारे इंडिया में, तो हमारे ही लोग जब उनके खिलाफ हो गए तो हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं मिलिटेंट्स। ये वर्ड यूज होता है, मतलब इनकी डेफिनेशन है, टेररिस्ट की अलग डेफिनेशन है, मिलिटेंट की अलग डेफिनेशन है। जैसे आज के टाइम पर भी मेरे जैसा अगर इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है, मैं बंदूक उठा के जो है खड़े हो जाऊंगा, तो मैं भी एक रैबल हूं, है ना, मैं एक रैबल हूं। वैसे ही ये लोग भी रैबल थे। अब इस सब कहानी हम रैबल्स की भी पढ़ेंगे क्योंकि इनका भी रोल हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज कौन कौन सी बनी थी, इन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं। हम इन सबको देखेंगे धीरे धीरे आज की क्लास में। तो चलिए गाइस, सफर स्टार्ट करते हैं आज का, जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड सीक्रेट सोसाइटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो देखिए, पहला जो केस यहां पर हमें सुनने को या पढ़ने को मिलता है कि पहला जो एक केस जहां पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारे लोगों ने फोर्स का यूज किया था, दैट वाज फर्स्ट केस है चीपेकर ब्रदर्स का, ठीक है, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स भी इनको कहा जाता है। सो ये केस है, ये हुआ था 1897 में गाइस, ठीक है। 1897 में पहली बार जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारे कुछ लोगों ने जो है एक मतलब आप कह सकते हो एक एग्रेसिव पॉलिसी यूज करी, मारना है उनको, ये अंग्रेज जैसे हैं इनको मारना है, ठीक है। तो देखो, द फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया पोस्ट इन 1857 रिवोल्ट।
1857 के रिवोल्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि पहली बार किसी ब्रिटिश ऑफिसर का असैसिनेशन हुआ था। ब्रदर्स, ठीक है, ये थे कोई ब्रदर्स दामोदर बालकृष्ण चिपेकर ब्रदर्स थे, एंड गाइस वी हैव बालकृष्ण एंड वासुदेव चिपेकर शॉट एट WC Rand, ICS chairman on the Special Police Committee of 1897। एक कमेटी तैयार की गई थी। बेसिकली क्या हुआ था, बंगाल जैसे शहर में एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी फैली थी और उसके लिए एक कमीशन भेजा गया था इंडिया, और उस कमीशन को ये देखना था कि बंगाल जैसे एरिया में कोई जो बीमारी है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है इकोनॉमी पर। जैसे आज भी हम लोग सर्वे करते हैं, तो उसके लिए इनको भेजा गया था। उनका नाम था WC Rand, जो बेसिकली ICS करके थे, जो चेयरमैन थे उसके स्पेशल पुलिस के। तो इनको मारा गया था चिपेकर ब्रदर्स के द्वारा। रैंड्स मिलिट्री एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट जो आयरस्टेड थे डाइड ऑन द स्पॉट, वेयर एज रैंड डाइड इन अ फ्यू डेज लेटर ड्यू टू वॉन्ट्स। तो इन्होंने इन पर गोलियां चला दी। इनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनकी उसी टाइम पर मृत्यु हो गई, और रैंड को जो है वो बाद में जो है ग्रीवियस इंजरीज होने की वजह से उनकी जो मृत्यु है वो बाद में हुई। Brothers were against the atrocities committed by the British authorities under Rand during the plague epidemic in Pune। इनके अंदर गुस्सा था, और गुस्सा किस बात को था कि हिंदुस्तान जो है वो इतनी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है और ब्रिटिशर्स उसके खिलाफ कुछ कर नहीं रहे थे। उनकी तरफ से कोई मतलब सहूलियत लोगों को नहीं दी जा रही थी, ना ही कंसेशन दी जा रही थी टैक्सेस में, ना ही बाकी कुछ चीजों के बारे में यहां पर बोला गया था। इससे बौखलाकर हमारे जो इंडियंस थे गुस्से में आ गए और वो यहां पर ये इंसिडेंट को जन्म देंगे। अब ऐसा कुछ होगा तो गवर्नमेंट तो इसके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ तो करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ द एपिडेमिक एंडेड अप हैरेसिंग इंडियंस एंड एम्प्लॉइंग एक्सट्रीम मेजर्स। All the three brothers were hanged for the assassination। और आगे चलकर हमने देखते हैं कि ये तीनों लोग जो हैं इनको फांसी दी जाती है। तो याद रखेगा कौन सा केस आपने याद रखना है। फर्स्ट केस क्या था, चिपेकर ब्रदर्स वाला था। ये पूछा जाता है कि चिपेकर ब्रदर्स ने किसको मारा था, या ये पूछा जाता है कि जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट कहां पर थी। नेक्स्ट इज गाइस अलीपुरे केस आता है एक और हमारे पास। अलीपुरे बॉम्ब केस आ जाता है, और इसमें क्या हुआ था आप देखिए। इसमें ये हुआ था 1908 में, 1908 के टाइम पर ये केस जो है वो सामने आया। ऑल्सो कॉल्ड जो है इसको हम लोग मुरारी पुरकुर कॉन्स्पिरेसी या मानी कोटला बॉम्ब केस के कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। सो इसको आप लोग मुरारी पुरकुर, ये बंगाली भाषा है काइंड ऑफ, ठीक है ना। सो मुरारी पुरुक कॉन्स्पिरेसी कहिए, या मनी चिकोटला बॉम्ब की कॉन्स्पिरेसी भी हम इसको जानते हैं। इसके तो बहुत सारे नाम हैं। अब इसमें देखिए क्या है, डोगल्स किंगफोर्ड वाज एन अनपॉपुलर ब्रिटिश चीफ मैजिस्ट्रेट। क्या थे, एक चीफ मैजिस्ट्रेट थे, ब्रिटिश चीफ मैजिस्ट्रेट, उनका नाम था डोगल्स किंगफोर्ड, ठीक है। अब इनके साथ क्या हुआ, वॉज द टारगेट ऑफ द बॉम्ब थ्रोन एट मुजफ्फरपुर नॉर्दर्न बिहार। तो नॉर्दर्न बिहार में ये चीफ जस्टिस थे, चीफ मैजिस्ट्रेट थे, और इनकी कारवान पर जहां से ये निकलते थे रोज, इनके कारवान पर मुजफ्फरपुर में बॉम्ब फेंका गया था। अनफॉर्चुनेटली द कैरेज जिस पर ये लिए जा रहे थे, एट विच द बॉम्ब वाज टारगेटेड, कंटेन 2 इंग्लिश लेडीज। इसमें 2 इंग्लिश लेडीज थी, नॉट द नाइटफोर्ड। इसमें नाइटफोर्ड नहीं थे उस दिन कोई 2 लेडीज इसमें जा रही थी। द 2 वुमेन डाइड इन द अटैक। और इस बॉम्ब में इन दोनों वुमेन्स की जो है वो डेथ हो जाती है। अब इस बॉम्ब केस में इन्वॉल्व थे प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस, ठीक है। इस बॉम्ब केस में 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी, दैट वाज प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस। ये 2 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। चक्की कमिटेड सुसाइड वाइल बोस, चक्की ने सुसाइड कर लिया, मतलब जो प्रफुल्ला चक्की थे इन्होंने सुसाइड कर लिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम जो है बोस को देखें, खुदीराम बोस को देखें, देन वाज ओनली 18 ईयर्स, ये सिर्फ 18 साल के थे उस साल में। वाज कॉट, इनको पकड़ा गया एंड सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग, एंड ही बिकम द यंगेस्ट पर्सन, ठीक है। सबसे यंगेस्ट पर्सन जिनको फांसी दी गई है वो कौन थे, खुदीराम बोस, जो सिर्फ 18 साल के थे। ये जुनून था हम इंडियंस का, आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को। ये जुनून था हम इंडियंस का, ब्रिटिशर की तरफ गुस्सा। हमारे छोटे छोटे 18-18 साल के बच्चे तक जो है ब्रिटिशर से कितनी नफरत कर रहे हैं, ये आप यहां पर देख सकते हो। अब उसके बाद क्या हो गया,
द अदर पीपल हु वर ट्राइड टू इन दिस केस वर, इस केस में दूसरे लोगों पर भी शक की घड़ी गई थी, शक की सुई इन पर भी गई थी। और वो कौन कौन से लोग थे इसमें इन्वॉल्व, जिनको समझा जा रहा था, इसमें समझा जा रहा था कि औरोबिंदो घोष भी इसमें इन्वॉल्व है एंड हिज ब्रदर बैरिन घोष, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखा गया कन्हैया लाल दत्ता भी इसमें देखा गए थे, सत्येंद्र नाथ बोस एंड मोर देन 30 अदर्स, 30 लोग और भी जो है ये माना जा रहा था कि इस केस में जो है वो लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा माना जा रहा था इसमें। दे ऑल वर द मेंबर्स ऑफ द अंसुलिन समिति, ये सारे जो हैं ये किसके मेंबर थे, ये अंसुलिन समिति थे। एंड दिस अंसुलिन समिति इज अ सीक्रेट सोसाइटी, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बाद में बता दूंगा, ठीक है। एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो बेसिकली वर्क ही इसी काम के लिए करती थी। इनका मेन मोटिव होता था कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है और ये क्या कर रही है, इंडियंस को ट्रेनिंग देती थी कि आप कैसे बॉम्ब बना सकते हो, हथियार का यूज करना, ब्रिटिशर्स को टारगेट करना। तो लेटर ऑन ये अंसुलिन समिति के ऊपर बैन भी लगेगा, ये भी देखेंगे। औरोबिंदो घोष वाज एक्विटेड, बाद में इनको छोड़ा गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस एंड अदर्स सर्व वेरिंग लाइफ इंप्रिजनमेंट, और बाकियों को जो है वो उम्र कैद की सजा जो है इस केस के लिए हुई थी। उसके बाद एक और केस हमारे सामने आता है 1909 में, जब इंडिया में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे, कर्जन विलीज असैसिनेशन हुआ था। अब ये कर्जन विलीज के बारे में आपको बता दिया जाए, ये देखिए छोटे छोटे केस है, इनके बारे में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। इंडिया हाउस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन इन लंडन इन्वॉल्वड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, मेनली एंगेज इंडियन स्टूडेंट इन द यूके एज इट्स पार्टिसिपेंट। बेसिकली क्या होता था, नॉट इन इंडिया बट जो हमारे इंडियंस माइग्रेट हुए थे ओवरसीज बाकी मुल्कों के देश, मतलब मुल्कों में, वहां पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई थी और इंडिया हाउस उनमें से एक था जो लंदन में बना था। अब ये लंदन में बैठकर इंडियंस को जो है, आपने उधम सिंह मूवी अगर देखी होगी जो अभी प्राइम पर आ रही थी, उसमें भी इंडिया हाउस का कंसेप्ट दिखाया हुआ है, जो वो लेटर ऑन वहां जाते हैं तो इंडिया हाउस के लोग वहां पर हैं, जो इंडियंस जो वहां पर बच्चे पढ़ने जा रहे थे उनको ट्रेन कर रहे थे अपने देश की फ्रीडम फाइट के लिए, कि आपको मतलब उनको समझा रहे हैं कि आपका देश क्या है ना, आपको फाइट करनी चाहिए अपनी आजादी को लेकर एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीजें उनको समझाई जा रही थी। सो पैट्रॉन्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, इसमें कौन कौन है, श्यामजी कृष्ण वर्मन है एंड बिकाजी कामा जो है इसमें इन्वॉल्व थे, देख रहे हो आप लोग इसमें, ठीक है। इसमें किसमें, इंडिया हाउस में, लेकिन गाइस ठीक है, इंडिया हाउस में। इंडिया हाउस बिकम द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फ्रॉम इंडियन इंडिपेंडेंस आउटसाइड इंडिया। इंडिया हाउस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर बनी थी गाइस, ठीक है। सो इंडिया से बाहर ये बनी थी। ऑर्गेनाइजेशन वाज लिक्विडेटेड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर कर्जन विली बाय इट्स मेंबर मदन लाल डींगरा। तो मदन लाल डींगरा ने जो है गाइस इनकी जो है वो असैसिनेशन इनकी करी थी, किनकी, लॉर्ड कर्जन विली की, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये मदन लाल डींगरा किसके मेंबर थे, ये मेंबर थे इंडिया हाउस के, ठीक है। ये इंडिया हाउस के जो हैं वो मेंबर थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। चले एक और केस के बारे में पढ़ते हैं। एक और केस कौन सा है आपके पास, दैट इज गाइस हावड़ा गैंग केस 1910। 1910 का जो है ये हावड़ा केस आता है। इसमें पढ़ते हैं एक बार क्या हुआ था 1910 में। इसमें देखिए ऑल्सो नोन एज हावड़ा शिवपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। शिवपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी इसको कहा जाता है, सॉरी। इन दिस केस, इस केस में 47 रेवोल्यूशनरी एसोसिएटेड विद अंसुलिन समिति वर अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर शामुल असलाम। शामुल सलाम जो है, शमस उल इस्लाम इनका नाम था, आलम, सॉरी मैं, शमस उल आलम है ये, ठीक है। शमस उल आलम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, शमस उल आलम। तो शमस उल आलम के मर्डर केस में नियर अबाउट 47 अंसुलिन समिति के मेंबर्स को पकड़ा गया था। आलम की बात करें तो ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ द समिति एंड वॉज ट्राइंग टू लिंक एंड कंसोलिडेट द मर्डरर्स एंड रॉबरिंग इनटू द सिंगल केस। बेसिकली जो शमस उल आलम थे, ही वाज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और अंसुलिन समिति जितनी भी केसेस कर रही थी, ये लोग क्या करते थे, ये सीक्रेट, आपने गोरिल्ला वॉरफेयर का नाम सुना होगा, छुपना, ब्रिटिशर्स पर अटैक करना, उनकी ट्रेन्स को लूटना, उनके मतलब जहां जहां उनके गन वगैरह रखे होते थे उन जगहों को लूटना ताकि ये हथियार इनके पास आ जाए और ये अपने लोगों को हथियार तक प्रोवाइड करे। तो ये सब ये इंसिडेंट्स ये लोग करते थे। अब ये जो शमस उल इस्लाम है, आलम है, सॉरी, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इनके बारे में, और कहीं ना कहीं जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, वो लिंक अप कर रहा था कि अरे ऐसा हो गया था। तो ही वाज ट्राइंग टू आप कह सकते हो कि उनका पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था। द केस ब्रॉट टू लाइट द वर्क ऑफ द रेवोल्यूशनरी, ठीक है, जतिन नाथ मुखर्जी।
Despite attempts, the case couldn't not establish the link, mainly due to the decentralized nature of the समिति। तो इसमें फिर जतिन रेवोल्यूशनरी एक जतिन नाथ मुखर्जी भी थे, इनका भी कहीं नाम इस पर आ था। इनके खिलाफ भी बहुत सारी कोशिशें की गई इनको पकड़ने की, अंसुलिन समिति का पर्दाफाश करने की, लेकिन गाइस यहां पर कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग लिंक ना होने की वजह से ये लोग इस तक नहीं पहुंच पाए थे, मतलब इस समिति के बारे में उतना नहीं जान रहे। ऑल ऑफ द अक्यूज नॉट ओनली जतेंद्र नाथ मुखर्जी एंड नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य वर सेंटेंस टू 1 ईयर इंप्रिजनमेंट। देखो अब इन पर शक था, लेकिन शक के बेस पर भी इनको जो है 1 साल की सजा जो है वो सुनवाई गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें इन्वॉल्व हुए थे इस केस में। नेक्स्ट है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1912, 1912 में किया गया एक और, जिसको आप कहते हैं दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इसको हम लोग दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। दिस वाज असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन लॉर्ड हैडिंज। ये हुआ था जब दिल्ली में कैपिटल ट्रांसफर हो रही थी 1911 में, ठीक है। 1911 में दिल्ली में ट्रांसफर कैपिटल हो रही थी और दिल्ली दरबार सजाया गया था। चांदनी चौक आप जो जगह देखते हो आज रेड फोर्ट के सामने, जो चांदनी चौक का बाजार है, वहां से एक कारवां जो है निकल रहा था और उसमें जो है उस टाइम पूरा चांदनी चौक पूरा सजाया हुआ था। और लॉर्ड हैडिंज उस टाइम पर वायसरॉय थे इंडिया के, वायसरॉय होने की वजह से वो एक हाथी पर सवार थे और उनका जो ग्रैंड वो एंट्री जो है वहां पर हो रही थी, उन पर जो है बम फेंका गया था। कैन यू इमेजिन द पावर एंड द डेडिकेशन ऑफ इंडियंस टुवर्ड द ब्रिटिश एम्पायर के भाई छोड़ेंगे नहीं तुमको, है मार के ही दम लेंगे, तो इन्होंने उन पर बम फेंक दिया था। तो ये वो केस है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। दिस वाज द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द लॉर्ड हैडिंज देन द वायसरॉय ऑफ इंडिया। द रेवोल्यूशनरीज लेड बाय रास बिहारी बोस इसमें इन्वॉल्व थे। रास बिहारी बोस का नाम इस लिंक में आया था। देन ही लेफ्ट इंडिया एंड देन लेटर ही, मतलब इन्होंने ही फिर हमारी आर्मी का कंसेप्ट जो है लाया था। अ होममेड बम वाज थ्रोन इनटू द वायसरॉयज, जो उनका हौदा था, मतलब जो भी उनका जिस पर वो सवार थे उस पर ये इन्होंने अटैक किया, एलिफेंट कैरिंग जो था। ड्यूरिंग अ सर्मोनियल जो प्रोसेशन चल रहा था दिल्ली में, द ओकेजन वाज द ट्रांसफर ऑफ ब्रिटिश कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। यही चीज मैंने आपको बोली कि दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो रही थी कैपिटल, और उस टाइम पर ये सब जो है इंसिडेंट हुआ था। लॉर्ड हैडिंज वाज इंजर्ड व्हाइल एन इंडियन अटेंडेंट वाज किल्ड। इसमें एक इंडियन मारा, जबकि लॉर्ड हैडिंज जो है उनको थोड़ी बहुत ही चोटें आई। बोस एस्केप्ड being caught whereas a few others were convicted for their roles in the conspiracy। बोस तो यहां से भाग गए, ठीक है, लेकिन बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा गया, और फिर आपको पता ही है फिर पकड़ने के बाद वो इंडियंस को छोड़ते नहीं थे, उनको हैंग करते थे। नेक्स्ट इज गाइस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था? तो दिस वाज एन केस ऑफ ट्रेन रॉबरी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो 1925 में हुई थी, बेसिकली इट्स अ ट्रेन रॉबरी। यहां पर ट्रेन को लूटा गया था इंडियंस के द्वारा। दैट अकर्ड नियर काकोरी इन द उत्तर प्रदेश, जो कहां पर हुआ था? काकोरी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर। द अटैक वॉज लेड बाई, इसमें जो इन्वॉल्व थे लोग, इसमें थे यूथ ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके बारे में HRA के बारे में मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने इनके नाम बहुत सारी जगहों पर आते हैं, तो ये तब हुआ था। लेटर जिसको नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया गया था। इंक्लूडिंग राम प्रसाद बिस्मिल इसमें इन्वॉल्व थे, अशफुल्ला खान इसमें इन्वॉल्व थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह एंड अदर्स जो हैं इस रॉबरी में इन्वॉल्व थे। इट वॉज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता था, द ट्रेन कैरिड मनी बैग्स बिलोंगिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें यह कहा गया था कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन कुछ पैसे लेकर जो है वो जा रही है, और इन लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए था, जिससे वो वेपन्स वगैरह जो है वो खरीद सकते। तो इट वॉज बिलीव्ड दैट, ये माना जा रहा है दैट द ट्रेन कैरिड मनी बैग बिलोंगिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1 पर्सन वॉज किल्ड ड्यूरिंग द रॉबरी। इसमें इस पूरी रॉबरी में 1 पर्सन की जो है वो मौत हो जाती है। रेवोल्यूशनरी वाज अरेस्टेड एंड ट्राइड इन कोर्ट। रेवोल्यूशनरी जो थे उनको अरेस्ट किया गया और बाद में उनको ट्रायल लिया गया कोर्ट में। बिस्मिल खान, लहरी, रोशन लाल वर सेंटेंस टू डेथ। इनको फांसी की सजा जो है वो दे दी गई, ठीक है, इनको फांसी की सजा दे दी गई। अदर्स वर सेंटेंस टू डिपोर्टेशन और इंप्रिजनमेंट। कुछों को जो है फिर इसमें उम्र कैद की भी जो है वो सजा हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस। देखिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी इंडिया में चल रही हैं। हमारे कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि अंग्रेजों से अगर आजादी लेनी है तो आप इतने आसानी से आजादी नहीं ले सकते हो, आपको उनके साथ जो है वो फाइट जो है वो करनी ही होगी। तो ये लोग जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं लड़ने के लिए, सो दैट इनका भी जो है कहीं ना कहीं रोल आजादी में रहने वाला है। इसलिए आपको इनके बारे में याद रखना है। चलिए आगे
आगे देखते हैं इनके कुछ अब सीक्रेट सोसाइटीज के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, इन केसेस के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं गाइस, तो ये देख लीजिए। अब आता है हमारा बस चिट्टागोंग आर्मरी केस आ जाता है। ये आता है 1930 का ये केस था, 1930। इसमें क्या हुआ था, इसको हम लोग चिट्टागोंग अपराइजिंग्स भी कहते हैं। इसमें क्या है, दिस वाज एन अटेम्प्ट बाय रेवोल्यूशनरीज टू रेड द पुलिस आर्मरी एंड द ऑक्सिलरी फोर्सेस आर्मरी फॉर चिट्टागोंग नाउ इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये इंसिडेंट हुआ था, और इधर पे क्या हुआ था, इन लोगों ने कहा था कि आर्मी और पुलिस के जहां पर हथियार रखे होते हैं ना, वहां जाएंगे, लूट कर आएंगे। भाई साहब, लूटना क्यों था भाई, गन भी तो चाहिए। अब ब्रिटिशर से लड़ना तो ऑब्वियसली तुम तलवार या लट्ठी लेकर, डंडा लेकर थोड़ी ना उनसे लड़ने जाओगे। यू नीड वेपन्स, यू नीड मनी। तो देखो, मनी के लिए दे कैन रॉब ट्रेन्स एंड जो भी ब्रिटिशर्स के जो भी उस टाइम पर होगा उनको लूटेंगे, बट गन के लिए इनको आर्मरी जैसी जगहों पे जाना पड़ेगा। दे वर लेड बाय, इनको चलाया गया था सूर्य सेन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि चिट्टागोंग आर्मरी केस में कौन इन्वॉल्व था। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि हु वाज इन्वॉल्वड इन, जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, हु वाज इन्वॉल्वड इन फलाना ढिमका केस, ऐसे पूछे जाते हैं। या कौन से साल में हो रहा है, ये पूछा जाता है। आपको स्टोरी नहीं पूछी जाती। स्टोरी तो मैं इसलिए आपको बताता हूं कि आपको याद रहे। तो यहां पर आपने याद रखना है कि चिट्टागोंग आर्मरी रेड में सूर्य सेन वाज इन्वॉल्वड, ठीक है। और इसी के साथ अदर इन्वॉल्वड वर गणेश घोष, लोकनाथ बाल, उसके बाद प्रीतिलता वडेडर, ठीक है, कल्पना दत्ता, अंबिका चक्रवर्ती, शुभोदय रॉय एक्सेट्रा जो हैं वो इस चिट्टागोंग आर्मरी केस में इन्वॉल्व थे। द रेडर्स वर नॉट एबल टू रोकेट एनी आर्म्स बट वर एबल टू कट टेलीफोन एंड टेलीग्राफी वायर्स। इनको हथियार तो वहां पर नहीं मिले, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, एकदम से जो भी वहां की वायर्स वगैरह था, टेलीफोन वायर्स, टेलीग्राफी वायर्स, जो कि माना जाता था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इन नेटवर्क्स की वजह से, टेलीफोनिक नेटवर्क बिछाने की वजह से और टेलीग्राफ नेटवर्क बिछाने से काफी अच्छा होल्ड जो है वो इंडिया में बनाया हुआ था। इससे उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो इंप्रूव हो गया था। इन्होंने उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क ही जो है वो ठप कर दिया था, ठीक है। आफ्टर द रेड, इस रेड के बाद जो सूर्य सेन थे होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द पुलिस आर्मरी। इन्होंने पुलिस आर्मरी का जो है वो वहां पर जो है झंडा अपना लहराया, ठीक है, झंडा लहराया था, तिरंगा जो है वहां पर लहराया। Many of the revolution involved escaped, but some were caught and tried. कुछ लोग वहां से भागे भी थे और कुछ लोग इसमें पकड़े भी गए। अब पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली इनको imprisonment होगा या फांसी होगी। Government come down will heavily on the revolutionary. Many were sentenced to the imprisonment, deported to Andaman, and Surya Sen was sentenced to death. और इसमें सूर्य सेन जो है, जो मेन लीड कर रहे थे इस अपराइजिंग का, उनको जो है वो फांसी की सजा हुई। Sen was brutally tortured by police before he was hanged. इनको फांसी देने से पहले इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। जैसा कि आपने मूवीज वगैरह में भी देखा ही होगा कि हमारे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भगत सिंह मूवी देख लो तो कितना ही उनके साथ टॉर्चर होता था, ठीक है। नेक्स्ट कम गाइस, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस जो हुआ है 1929, एंड इसको हम लोग लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। ये एक और केस है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो रेवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह, अब ये तो आपको पता ही है, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्ता sought to draw attention of their revolution by throwing a bomb along with leftists in the assembly hall at Delhi. तो ये बेसिकली क्या चाहते थे कि इनकी जो सुनवाई है, ये कहते थे कि अंग्रेज बहरे हैं और ये हमारी सुनवाई जो है वो नहीं कर रहे हैं। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इट मींस कि हमें अंग्रेजों को जगाना होगा। भगत सिंह भी कहते थे कि अंग्रेज बहरे हैं, तो बहरे हैं तो इनको बम मार के पहले इनके कान खोलो। जब इनके कान खुल जाएंगे देन दे विल अंडरस्टैंड आवर सर्कमस्टेंसेस, एंड वो हमारी डिमांड को भी सुनेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बम फेंका था। हालांकि ये बात प्रूव भी हुई थी कि जो उन्होंने बम वहां असेंबली हॉल में फेंका था वो जस्ट ऐसा बम था जो कम नुकसानदेह था, ठीक है, इतना ज्यादा वो नुकसान नहीं था। देयर इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट एनीवन बट टू पॉपुलराइज देयर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड फिलोसफीज। उनका नुकसान मतलब ये इंटेंशन नहीं था कि वो बॉम्ब वहां पर गिराकर जो है वो किसी को जो है कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जस्ट मतलब फूकी बम होता है ना, फूकी बम, वो था, वो डराने के लिए, सिर्फ वो धमाका कर सकता था, जान नहीं ले सकता था। ये बात अंग्रेजों ने भी एक्सेप्ट की, लेकिन बाद में भगत सिंह को सौंडर के केस के साथ जोड़ा गया जिस पर उन्होंने गोली चलाई थी, जिसको मारा था, तो उसके साथ वो लिंकअप करके फिर इनको फांसी की सजा हुई थी। इस केस के लिए इनको उम्र कैद हुई थी, लेकिन जो सौंडर वाला केस था उसके लिए इनको फांसी हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भगत सिंह वाज री-अरेस्टेड इन द कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स
दिस केस वाज कॉल्ड द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब यहाँ पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इसको इसलिए कहा जाता है कि भगत सिंह को जिस दिन फांसी लगनी थी उससे 2 दिन पहले इन्होंने फांसी दे दी थी। तो ये भी हम पढ़ेंगे HRA में के बारे में, या मैं आपके लिए यहाँ पर छोटा सा होमवर्क छोड़ देता हूँ। चलिए इतना तो आप कर ही सकते हो कि आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि भगत सिंह को फांसी कब लगी। चलिए भगत सिंह को कब फांसी लगी? 23 जून है ना, यही बोलोगे आप, 23 जून है या 25 जून है या जुलाई है, क्या है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। कौन सा साल था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इतना तो कर ही सकते हो भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नीचे आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए, सोंडर वाज किल्ड एंड मिस्टेकनली एज द रियल अटैक वाज द अनदर पुलिस ऑफिसर। एक्चुअली में यहाँ पर इन्होंने किसी और पुलिस ऑफिसर को मारना था, लेकिन सोंडर वहां गलती से इनसे मर गया था। तो उसके बाद जो है जेम्स स्कॉट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठी चार्ज दैट किल्ड लाला लाजपत राय, ठीक है। अदर इन्वॉल्व इन दिस किलिंग वाज सुखदेव, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद। दे ऑल वर मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। HSRA के बारे में हम कल पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, इसमें क्या है। वाइल इन प्रिजन की बात करें तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अलॉन्ग विद अदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक टू डिमांड बेटर कंडीशन फॉर प्रिजनर्स। देखिए अब ये जिस जेल में थे उस जेल में कैदियों की हालत बड़ी खराब थी। तो कैदियों की हालत जब खराब थी तो इन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट भी किया था और उनके लिए किताबें वगैरह का भी वहां पर इंतजाम किया था, उनकी बेटरमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। आफ्टर द ट्रायल ऑल द 3 वर सेंटेंस एंड एग्जीक्यूटेड ऑन मार्च 1931, ठीक है। तो मार्च, कौन सा मार्च था, ठीक है, 23 मार्च, ठीक है। चलो मंथ वो देख लेना। तो 23 मार्च को इन सबको फांसी दे दी गई एंड आजाद वाज मर्डर्ड इन द सेम ईयर इन फरवरी इन अ गन बैटल विद द पुलिस पार्क इन द इलाहाबाद। और ये उस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क में एक बार चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद ने फिर अपने आप को खुद गोली मारी थी इलाहाबाद में। ये चीज याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार पेपर में कि इन्होंने खुद को गोली कहां पर मारी थी, ठीक है। सो ये कुछ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में आपने आज की क्लास में पढ़ा। कल मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ मतलब सीक्रेट सोसाइटीज के नाम बताऊं, उनकी ईयर फाउंडेशन के बारे में और उनके जो भी उनकी कब कौन से साल में वो फाउंड हुए। साथ ही साथ गाइस हम कल HRA और HSRA के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप एक बार जरूर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। स्टे ट्यून विद आवर चैनल गाइस फॉर मोर अपडेट्स एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो फर्स्ट टाइम बच्चे चैनल पर आ रहे हैं इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप लोग। अपनी तैयारी करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए एंड हमारे साथ जुड़े रहें। तो चले गाइस, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।